Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 16 of Mathematical Statistics. I hope all of you are doing well. आप सब ठीक हैं, आपने पिछला लेक्चर पढ़ लिया होगा और कुछ एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस भी की होगी. In the last class हमने पढ़ा था statistical independence and then means and variance of a distribution. आज हम मीन एंड वेरिएंस के ऊपर फर्दर बात करेंगे और कुछ थ्योरम्स ऑन वेरिएंस भी देखेंगे और कोवेरिएंस की भी डेफिनेशंस देखेंगे. तो बिस्मिल्लाह करते हैं. मीन ऑफ अ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल. लेट x be a random variable with probability distribution f of x. The expected value of the random variable g of x is given as mu, जो कि हमारा मीन का हमने वेरिएबल असाइन किया हुआ मीन को. म्यू सब जी का मतलब ये होता है कि फंक्शन जी का ये मीन है एंड जी इज अ फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स एंड इट्स इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स एंड इट्स गिवन एज जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स समेशन ओवर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड दिस इज फॉर द डिस्क्रीट केस. अब अगर हम कॉन्टिन्यूस केस में देखें तो अगेन म्यू सब जी ऑफ एक्स, म्यू सब जी ऑफ एक्स यानी सबस्क्रिप्ट. हम जब सब बोलते हैं तो उसका मतलब होता है सबस्क्रिप्ट. म्यू सब जी ऑफ एक्स इक्वल्स एक्सपेक्टेशन ऑफ जी ऑफ एक्स एंड इट इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी द इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स. ये हो गया कॉन्टिन्यूस केस में. अगर आप याद करें तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल जब हम कैलकुलेट करते थे तो वो क्या आता था? दैट वाज इक्वल टू तो एक्सपेक्टेड म्यू ऑफ एक्स जब हम कैलकुलेट करते थे दैट वाज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स एंड इट वाज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्स एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स. ये तो हो गया हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू और रैंडम वेरिएबल. अब इस केस में क्या हो रहा है कि g ऑफ x है जिसको हम एज्यूम कर सकते हैं कोई और रैंडम वेरिएबल बनता है, लेट्स से वो z बनता है. तो हम बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ g ऑफ x निकालना चाह रहे हैं और वो बनेगी माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी g ऑफ x f ऑफ x डी ऑफ एक्स. इस तरह से आप निकाल सकते हैं. कुछ एग्जांपल करते हैं तो उससे बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी. पहली एग्जांपल हम करते हैं डिस्क्रीट केस के लिए. इन द डिस्क्रीट केस सपोज दैट द नंबर ऑफ कार्स एक्स विच इज अ रैंडम वेरिएबल दैट पासिस थ्रू अ कार वॉश. गाड़ियां धुलने की जगह कार वॉश बिटवीन 4 PM टू 5 PM 1 घंटे के दरमियान ऑन एनी सनी फ्राइडे हैज अ फॉलोइंग probability distribution. यहाँ पे हमें probability distribution दी हुई है in which x is a random variable यानी कि 4 गाड़ियां गुजरी 1 घंटे में उसकी probability है 1/12. 5 गाड़ियां गुजरी उसकी probability है again 1/12. 6 गाड़ियां from 4 to 5 PM on a sunny Friday की probability है 1/4. इसी तरह हमें 9 cars तक given है. Let g of x that is a function of the random variable x is equal to 2x minus 1 represent the amount of money in dollars paid to the attendant by the manager. मैनेजर ने ये कहा हुआ है कि जितनी गाड़ियां गुजरेंगी उस हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे और अगर x रैंडम वेरिएबल है तो उसको जो अमाउंट ऑफ मनी मिलते हैं डॉलर्स में वो मिलते हैं 2x minus 1. Find the attendant's expected earning for this particular time period. तो उसकी एक्सपेक्टेड अर्निंग क्या है? तो इसका मतलब यह हुआ कि मुझे निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ जी ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स और वो किसके बराबर होता है? इट शुड बी इक्वल टू समेशन ओवर ऑल एक्स जी ऑफ एक्स इनटू व्हाट. यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है तो हम प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं x इक्वल टू x. तो ये हो गया एक्सपेक्टेड वैल्यू. और जो हमारा
g ऑफ x है वो क्या है 2x माइनस 1 इंटू p ऑफ x लिखूं या f ऑफ x लिखूं, ये मैं जानबूझ के दोनों लिख रहा हूं ताकि आपको पता चले कि डिस्क्रीट केस में इनमें कोई खास फर्क नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, इस फार्मूला में वैल्यूज डालते हैं। 2x माइनस 1 व्हेन x इज इक्वल टू 4 तो हमारा बनेगा ट्वाइस इंटू 4 माइनस 1 इंटू एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे 1/12 प्लस नेक्स्ट टर्म कौन सी, क्योंकि समेशन कर रहे हैं तो हमने सारी टर्म्स पे सम करना है। नेक्स्ट टर्म होगी 5 वाली, तो 5 को हम लेते हैं ट्वाइस 5 माइनस 1 इंटू प्रोबेबिलिटी 1/12 प्लस ट्वाइस 6 माइनस 1 इंटू प्रोबेबिलिटी 1/4 प्लस ट्वाइस ऑफ 7 2 टाइम्स 7 माइनस 1 और 7 वाले केस में अगेन डिस्ट्रीब्यूशन वाज 1/4। नेक्स्ट टर्म जी 8 वाली आएगी ट्वाइस इंटू 8 माइनस 1। ये मैं क्यों कर रहा हूँ 2 8 माइनस 1, इसलिए कि ये था 2 इंटू एक्स माइनस 1 एंड डिस्ट्रीब्यूशन इसकी 1/6 प्लस लास्ट टर्म जो है 2 टाइम्स 9 माइनस 1 और उसकी प्रोबेबिलिटी विच वाज 1/6। यहाँ पे देख लें टोटल 1 2 3 4 5 6 रैंडम वेरिएबल की 6 वैल्यूज थी और 6 ही टर्म्स हमारे पास हमने यहाँ पे लिखी हैं फॉर ईच वैल्यू, क्योंकि समेशन हमें तमाम वैल्यूज ऑफ एक्स पे करनी थी, वो कर लिया। आप अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो पहली टर्म क्या बनती है 2 4 8 माइनस 1 7 बाय 12 प्लस नेक्स्ट वन इज 10 minus 1 9/12, next one is 12 minus 1 11/4 plus 2 times 4 7 is 14 minus 1 13/4 plus 2 times 8 16 minus 1 yes 15/6 plus 2 times 9 is 18 minus 1 17/6। अब एलसीएम ले सकते हैं इनका, एलसीएम आता है 12, पहली टर्म आती है 7 प्लस 9 3 times 4 11 is 33, सिमिलरली 4 3 टाइम्स जाता है तो 39 प्लस ट्वाइस of 15 30 plus twice of 17 34, ये बनता है जी 152/12 और इसका जवाब आता है 12.66 और ये क्या है जी डॉलर साइन डाल रहा हूं क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ मनी इन डॉलर और हमने क्या फाइंड करना था फाइंड द अटेंडेंट्स एक्सपेक्टेड अर्निंग्स फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड। सो ये आंसर क्या दे रहा है मुझे एक्सपेक्टेशन ऑफ जी ऑफ एक्स वेयर जी ऑफ एक्स वाज द अमाउंट ऑफ मनी इन डॉलर्स पेड टू द अटेंडेंट और हमने एक्सपेक्टेड यानी कि एवरेज या मीन वैल्यू निकालनी है जो उसको मिलती है ऑन अ फ्राइडे बिटवीन 4 and 5 PM। सो नेक्स्ट इसमें इस एग्जांपल में सिंपल थी, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, बट जो चीज़ आपने याद रखनी है कि तमाम वैल्यूज ऑफ एक्स पे से सम अप करना है। नेक्स्ट जी इसी का एक डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस केस देखते हैं। लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विद डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 3 एंड वेयर द रैंडम वेरिएबल एक्स टेक्स द वैल्यूज फ्रॉम -1 to 2 and the function is 0 elsewhere and it's a density function. Find the expected value of
g of x इक्वल टू 4x प्लस 3। तो अगर फार्मूला याद करें आप थोड़ा सा रिमाइंडर कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ g of x for a continuous case was equal to minus infinity to plus infinity g of x f of x d of x। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। अब आप इसमें अगर वैल्यूज डालना शुरू कर दें तो सबसे पहले हम इसमें वैल्यू डालेंगे g of x की, विच वॉज इंटीग्रल का साइन डालते हैं हम। g of x की वैल्यू क्या थी 4x प्लस 3 यस, एंड f of x की x स्क्वायर बाय 3 d of x। नाउ कम्स द लिमिट्स। लिमिट्स एक्चुअली क्या होती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मगर हमारा फंक्शन है 0 एवरीवेयर एक्सेप्ट इन द रेंज -1 to 2। सो अगर हम पूरी इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक, क्योंकि फंक्शन 0 है तो पूरा का पूरा इंटीग्रल भी 0 होगा, फिर -1 से 2 तक इंटीग्रल रहेगा, फिर 2 से लेके इन्फिनिटी तक अगेन द इंटीग्रल विल बी 0। सो वी पुट द लिमिट्स हेयर विच आर -1 से 2 तक। इसको फर्दर हम बेहतर कर लेते हैं, 1/3 बाहर ले लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, और -1 से 2 तक इंटीग्रल करना है हमने, और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट्स के अंदर, तो 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर d ऑफ x। गुड, ये हो गया। अब आप इसे इंटीग्रेट करें टर्म बाय टर्म। इंटीग्रेशन जो है वो लीनियर ऑपरेटर होता है, तो पहली टर्म पे इंटीग्रेट हो जाएगा, फिर प्लस दूसरी टर्म पे इंटीग्रेट होगा। पहली टर्म पे जब इंटीग्रेट करते हैं हम इसको तो आता है 4x क्यूब था और कोई चीज नहीं था, 4x रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, 4x रेज़ टू पावर 4 बाय 4 आता है, और सेकंड टर्म आती है 3x क्यूब बाय 3, 4 से कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल हो गया, और लिमिट्स हमें डालनी है फ्रॉम -1 से 2 तक। तो 1/3 मैं बाहर रहने देता हूं। जब 2 की वैल्यू डालता हूं तो 2 रेज़ टू पावर 4 इज 2 2s are 4, 4 2s are 8, and 8 2s are 16, plus x cube is yes 8. Good. So it is 16 plus 8 is 24 by 3, and answer is 8. So here we have found in the continuous case we have found the expected value of a function of random variable x, which is coming out to be 8. Next up we look at another definition, mean of a joint distribution। इस केस में क्या है कि हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल्स, हमने जॉइंट डेंसिटीज भी देखी थी, इफ यू रिमेंबर, हमने x और y दो रैंडम वेरिएबल्स हो तो उसमें हमने डिस्कस किया था व्हाट इज जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस, और उनकी प्रोबेबिलिटी डेफिनेशंस हमने दी थी, यानी कि जॉइंट डेंसिटी फंक्शन जो है वो भी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और वो नॉर्मलाइज भी होना चाहिए, यानी कि f of x y को अगर आप इंटीग्रेट करें -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी फॉर बोथ वेरिएबल्स x एंड y, द आंसर शुड बी इक्वल टू 1। अब जो हमने अब थोड़ी देर पहले डेफिनेशन पढ़ी है फॉर एन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, यहां पे हम क्या देखना चाह रहे हैं कि उस फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल जो कि दो वेरिएबल्स का फंक्शन है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालेंगे। लेट x एंड y बी random variables with joint probability distribution f of x, y. The mean or expected value of the random variable g of x y is given by, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अगर आप पढ़ें, म्यू g of x y, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं ब्रैकेट्स में भी,
यानी कि मीन वैल्यू ऑफ फंक्शन g of x and y is equal to expected value of function g x comma y, and it is equal to summation over all values of x and summation of over all values of y f of x y into g of x y if x and y are discrete, and it is equal to mu g of x y equals expected value of g x y from minus infinity to plus infinity, from minus infinity to plus infinity, f of x y g of x y dx and dy. तो ये हो गया फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, मीन वैल्यू ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स. तो इसके एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पे ये एक एग्जांपल थी जो हमने काफी अर्सा पहले भी की थी. उसमें हमने कुछ और चीजें कैलकुलेट की थी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट की थी. अब हम इसको यूज करते हैं टू फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ g of x y. So let's do this. Let x and y be the random variables with joint probability distribution indicated in the given table. टेबल में क्या गिवन है जी? जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन है एफ एक्स वाई, जहां पे y की वैल्यूज जो है वो 0, 1 और 2 हो सकती हैं, और सिमिलरली x की वैल्यूज 0, 1 और 2 हो सकती हैं. और यहां पे हमें वैल्यूज गिवन है फॉर 3/28, यानी कि एफ एक्स वाई फॉर x equal to 0 and y equal to 0 is 3/28. Similarly, for x equal to 1 and y equal to 0 is 9/28. For x equal to 2 and y equal to 0 is 3/28. इसी तरह ये पूरा टेबल जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एफ एक्स वाई. नाउ फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ g, which is a function of x and y, and the function value is x into y, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई जो है वो g of एक्स वाई है. तो इसको हम करते हैं. तो सबसे पहले इसका मैं फॉर्मूला अगेन लिखता हूं. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ g of x comma y is equal to summation over all x all y g of एक्स वाई इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई. अब हम शुरू हो जाते हैं जी एक्स की तमाम वैल्यूज और वाई की तमाम वैल्यूज के लिए. जी एक्स वाई क्या है हमारे पास? चलें एक और टू बी कंप्लीट वी राइट इट इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई और मल्टीप्लाइड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई. सो यहाँ पे देखते हैं x इंटू वाई. सो पहला x लेते हैं हम 0 और y भी 0 लेते हैं. तो हमारे पास जवाब आता है 0 इंटू 0 इंटू 3/28 प्लस नेक्स्ट हम x के लिए हम ले सकते हैं 0 और y के लिए 1, यानी कि यूं करें तो बनता है 0 इंटू 1 इंटू 3/14. थर्ड वन जी 0 इंटू 2 इंटू यस 1/28. नेक्स्ट अब जी x अगर 1 हो जाए और y 0 हो जाए, 1 इंटू 0 देन द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इट गिव्स मी द वैल्यू 9/28 यहाँ पे, क्योंकि अब हम इस कॉलम को देख रहे हैं 1 वाले कॉलम को, और y की तमाम वैल्यूज लेनी है. पहले हमने 0 लिया फिर हम 1 ले लें प्लस 1 इंटू 1 इंटू 3/14. नेक्स्ट वन इसका एग्जिस्ट नहीं करता, 1 इंटू 2 का एग्जिस्ट नहीं करता, हम इसको छोड़ देते हैं. एंड द लास्ट जब x 2 होगा, x की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी, तो y की वैल्यू 0 है, विच इज 2 times 0 times 3/28. नेक्स्ट 2 इंटू y1 अगेन ये भी 0 है, 2 इंटू 2 इंटू 0 वो भी 0 है. सो हमने कुछ वैल्यूज निगलेक्ट की हैं. सो टोटल वैल्यूज जो हमारी
वो आ रही हैं ये वाली। अब हम इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। 0 टाइम 0 0 आ जाता है, तो ये तो 0 हो गया पहली टर्म। दूसरी टर्म अगेन 0, तीसरी टर्म 0 इंटू 2 0, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म भी 0। फिफ्थ टर्म देखें अगर वो बनती है 1 इंटू 1 इंटू 3/14 विच इज 3/14 एंड सिक्स टर्म इज अगेन 0. So my answer is 3/14. So and this is my expected value of g of x y, where g of x comma y, that means the function of x and y was equal to x times y. ये हमने यूज किया है to find the expected value of the function, and the answer is 3/4. अब इसी प्रॉब्लम में ये फंक्शन चेंज हो सकता है, x इंटू वाई की जगह कुछ और आ सकता है, x स्क्वायर इंटू वाई आ सकता है, x क्यूब इंटू वाई या 2xy आ सकता है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू चेंज हो जाएगी। अतः कि आप ये देखें कि प्रोबेबिलिटी में एक खूबसूरती है कि एक्सपेरिमेंट वही है, वी कैन चेंज स्लाइटली। फॉर एग्जाम्पल आई कैन डिफाइन द फंक्शन g of x स्लाइटली डिफरेंटली। मैं कर सकता हूँ 2xy + 1, तो वो एक नया फंक्शन बन जाएगा, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू डिफरेंट आएगी, और यही टेबल उसमें भी इस्तेमाल हो सकता है। तो जो आप जब क्वेश्चन पढ़ें तो डोंट थिंक कि क्वेश्चन आप पहले देख चुके हैं या पहले कर चुके हैं। हमेशा जब भी क्वेश्चन पढ़ें थिंक कि एक नया क्वेश्चन है, आपने इसे पहले नहीं देखा, काफी डिटेल में उसे पढ़ें, और 2 या 3 दफा एक सवाल को पढ़ना चाहिए एग्जाम में। स्पेशली एग्जाम में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये ज़हन में रखें कि जब भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो नेवर कभी ये ना सोचें कि ये सवाल आपने पहले किया हुआ है। आप बिल्कुल उसे ऐसे देखें जैसे ये फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं, और उसको वेरी डिटेल में पढ़ें, क्योंकि स्लाइड चेंजेस जो होती हैं वो एग्जाम प्रेशर में नजर नहीं आती। फॉर एग्जांपल ये सवाल हमने कर लिया, और अगर आपको कोई सवाल गिवन हो एग्जाम में आ जाए इस किस्म का कि g of x y इज इक्वल टू ट्वाइस x इंटू वाई या इक्वल्स टू एक्स वाई + 1, ये डिफरेंट है, ये g1 आ सकता है। तो अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्वेश्चन पढ़े, शुरू का अगर वो सेम है तो वो समझते हैं हमने वैसे ही करना है और उसी तरह से सारा सवाल कर देते हैं, जिससे वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, हत्ता कि टीचर ने कुछ और पूछा होता है। तो इसलिए पूरा क्वेश्चन आपने डिटेल में पढ़ना है, और फिर जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है उनको अलग से लिख लेना है। यहाँ पे मैं हर चीज़ नहीं लिखता, मगर आपने इसको काफ़ी डिटेल में लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मुझे लिखना चाहिए था, यहाँ शुरू में ही सबसे पहले मुझे डिफाइन करना चाहिए था कि g(x,y) इज इक्वल टू x,y। फिर और जो हमारा कुछ लोग यूं भी कर सकते हैं कि यहाँ पे 1 लिखते हैं और यहाँ पे ये इक्वेशन 2 लिख लें, फिर लिखें पुटिंग 1 इन इक्वेशन नंबर 2, फिर इस तरह सॉल्व करना शुरू कर देंगे। उससे ये होगा कि जितने ज़्यादा स्टेप्स आप करेंगे उससे गलती की गुंजाइश कम होगी। तो लाजमी नहीं है, अब ये जो हमने स्टेप लिखा इतना लंबा 0 0 वाला, ये लाजमी नहीं है लिखते। हमें नज़र आ रहा था कि जितने जीरोज हैं वो सब 0 हो जाएंगे, हमें सिर्फ एक वैल्यू मिल रही थी, मगर लिखने का फ़ायदा ये होता है कि आप गलती नहीं करते, कोई टर्म आपसे मिस नहीं होती। और एग्ज़ाम प्रेशर में ये प्रॉब्लम होती है कि आप जल्दी में होते हैं और भी सवाल करने होते हैं, तो आप उसमें अगर स्किप करेंगे तो उसमें गलती की चांसेस होते हैं। इसलिए कोशिश करें कि सारे स्टेप्स किया करें आराम से, ताकि उसमें गलती ना हो। नेक्स्ट चलते हैं जी। ओके, लेट्स कम टू फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, जॉइंट रैंडम वेरिएबल्स e(x of i). यहाँ पे एक टाइपो एरर है, उसको आप रिमूव कर लें पहले। इट इज y divided by x, expected value of y divided by x for joint density function f of x y from 0 to 2, 0 to 1 and f x y is equal to 0 elsewhere. So first of all, what was the definition? Let's say
in this case we have g of xy, that is a function of the two random variables, is equal to y over x, and we know that to find the expected value of g xy, it is equal to double integral on x on y of g of xy f of xy dx dy. g of xy की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, which is y by x डबल इंटीग्रल y by x f of xy की वैल्यू क्या थी जी, x into 1 plus 3y square over 4 yes and d of x d of y. Next up, what will be the limits? जो जनरल लिमिट्स होती हैं वो क्या होती हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मगर हमारा फंक्शन जो है x के केस में एग्जिस्ट करता है फ्रॉम 0 to 2 और y के केस में फ्रॉम 0 to 1 एंड एफ एक्स वाई इज 0 एल्सवेयर. सो हम करेंगे x की लिमिट डालेंगे यहाँ से 0 से 2 तक और y के लिमिट्स डालेंगे यस 0 से 1 तक. अब इस फंक्शन को थोड़ा रिड्यूस करते हैं, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, 1/4 बाहर चला जाएगा एंड वी विल लेफ्ट विद y equals 0 to 1, x equals 0 to 2, 1/4 हम बाहर ले आए और इट इज इक्वल टू y plus 3y cube dx dy. जब हम x पे इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरे का पूरा फंक्शन सिर्फ y का है, इसमें x मौजूद नहीं है तो ये कांस्टेंट बिहेव करेगा, ये बाहर आ जाएगा और x पे जब इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1/4, तो ओरिजिनल आ गया, y की लिमिट्स आ गई 0 से 1 तक और y plus 3y क्यूब और x को जब इंटीग्रेट किया था तो वो x ही बचा था, dx को जब इंटीग्रेट करते हैं तो वो बनता है 0 से 2 तक, ब्रैकेट डाल दिया और dy. तो यहाँ पे जब 2 डालेंगे तो 2 बचेगा, 0 डालेंगे तो पूरे का पूरा इंटीग्रल 0 हो जाएगा. तो 2 डाला तो वो 2 यहाँ पे आ जाएगा और हमारे पास बाहर बच जाएगा 1/2 0 to 1 y plus 3y क्यूब dy. इससे अगला स्टेप करते हैं जी हम. अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो y को जब इंटीग्रेट करते हैं, अब ये देखें ये क्या है, दो टर्म्स है. डोंट फॉरगेट दैट इंटीग्रेशन ऑफ लेट्स से f of x प्लस g of x into d of x is equal to integral of f of x d of x plus integral of g of x d of x, because integral is a linear operator. तो हर टर्म पे वो अकेले अकेले ऑपरेट करेगा. तो जब यहाँ पे आते हैं हम जी तो y पे जब इंटीग्रेट करते हैं इस वाले y पे तो जवाब आता है हमारा y² 2 प्लस 3y क्यूब. जब y क्यूब पे इंटीग्रेट करते हैं तो 3 तो वैसे ही रहता है तो वो बन जाता है y⁴ डिवाइड बाय 4 और लिमिट्स आती है हमारी y की लिमिट्स थी 0 से 1 तक. तो जब हम 1 डालते हैं, अपर लिमिट डालते हैं तो y1 का स्क्वायर 1 ही बचता है, 1/2 प्लस y⁴ का भी 1 बचता है 3/4 और जब 0 डालेंगे तो दोनों टर्म 0 हो जाएंगे. इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 4 एलसीएम आ जाता है तो बचता है 2 + 3 5 एंड आंसर इज 5/8. तो ये क्या था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y by x is equal to 5/8.
आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसमें सिर्फ यह था कि फंक्शन गिवन था जॉइंट रैंडम वेरिएबल्स का, और सिमिलरली द डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी फंक्शन भी गिवन था, और आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालनी थी, जो आपने ऐसे निकाल ली। और इसमें इंटीग्रेशन ही थी, ज़्यादा जो मुश्किल चीज़ तो कोई भी नहीं थी। सिर्फ ये याद रखें कि लिमिट्स जो हैं, ऑल दो जो ओरिजिनल डेफिनेशन में लिमिट्स हैं वो -∞ से +∞ होती है, मगर जहाँ जहाँ हमारा फंक्शन लाई करता है हम वहाँ ही तक लिमिट लेते हैं। तो इसके बाहर भी अगर मैं लिमिट्स डालता तो वो सारे इंटीग्रल्स 0 हो जाते हैं। नेक्स्ट चलें जी, एक नई टर्म है वेरिएंस। लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल विद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन f of x and mean mu. The variance of x is given as x minus mu whole square का expected value, and इसका जो फॉर्मूला है वो गिवन है x समेशन ओवर ऑल वैल्यूज ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर f of x। ये कोई नई डेफिनेशन नहीं है। अगर आप यूं समझें कि g ऑफ x जो है फंक्शन है और वो बराबर है x माइनस म्यू होल स्क्वायर से। हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x विच इज x माइनस म्यू होल स्क्वायर, और अभी हमने थोड़ी देर पहले डेफिनेशंस देखी हैं, वो क्या थी? g ऑफ x का अगर मीन निकालना हो, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी हो, तो वो बराबर था समेशन ओवर ऑल वैल्यूज ऑफ x g ऑफ x f ऑफ x। ये एग्जैक्टली वही है, सिर्फ आप ये अज्यूम करें कि ये एक g ऑफ x है। हाँ, क्योंकि ये स्पेशल फंक्शन है, इसके हमें कुछ और फायदे हैं, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया वेरिएंस। इस फंक्शन की जो मीन वैल्यू है उसका नाम हमने रख दिया वेरिएंस। इसी तरह फॉर कॉन्टिन्यूस केस एग्जैक्टली द सेम थिंग, x माइनस म्यू होल स्क्वायर वेयर म्यू इज द मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x फ्रॉम -∞ टू +∞, एंड x माइनस म्यू होल स्क्वायर f ऑफ x। अगर जो इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लें ऑफ वेरिएंस, इट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड डेविएशन। जब हम स्क्वायर रूट जब भी लेते हैं तो दो वैल्यूज आती है ना, प्लस और माइनस। हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, नेगेटिव नहीं लेते, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको अप्लाई करते हैं, इस फॉर्मूले को हम यहां पे आप फॉर्मूला देख लीजिएगा। इसको अप्लाई करना है हमने कॉन्टिन्यूस केस। द वीकली डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट is x having the probability distribution f of x which is equal to 2 twice x minus 1, यानी कि 2 times x minus 1 for x equals 1 to 2 and f of x is 0 elsewhere। ये हमेशा पूरा पढ़ा करें कि ये फंक्शन सिर्फ लाई करता है x की उन वैल्यूज के लिए जो कि 1 से 2 तक है, और बाकी तमाम वैल्यूज के लिए ये 0 है। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ x, तो हमने पहले इसका मीन निकालना है और फिर उसका वेरिएंस निकालना है। अब अगर मीन का फॉर्मूला याद करें थोड़ा सा, तो म्यू ऑफ x, जिसको हम कभी म्यू भी लिख लेते हैं सिर्फ, डजंट मैटर, इज इक्वल टू इंटीग्रल -∞ टू +∞ x f ऑफ x dx। इसको अगर इस केस में सॉल्व करें तो हमारी x की लिमिट्स जो हैं फिर क्या होंगी? 1 से 2 तक, 1 से 2 x f ऑफ x क्या था जी? इट वाज 2x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इनटू d ऑफ x, एंड अगर ये 2 कॉमन है तो बाहर ला सकते हैं हम इंटीग्रेशन के। इंटीग्रल 1 से 2 तक ही है, और जो टर्म्स बनती है x से जब मल्टीप्लाई करता हूं तो x टाइम x इज x स्क्वायर माइनस 1 से जब मल्टीप्लाई करता हूं तो x d ऑफ x। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो जवाब क्या बनेगा आपका जी? x स्क्वायर को जब इंटीग्रेट करते हैं हम तो x³ 3 माइनस x² 2 और इस पे लिमिट्स हैं 1 से 2 तक। जब हम लिमिट डालेंगे इस पे 1 वाली 2 वाली अपर लिमिट डालते हैं, 2 2 रेज़ टू पावर 3 इज
8/3 माइनस 2 स्क्वायर 4/2। यस, ये तो होगी अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट। लोअर लिमिट डालते हैं तो बनती है 1 क्यूब होता है 1/3 आ गया, माइनस 1 का स्क्वायर भी 1/2 एंड इट इज इक्वल टू ट्वाइस। इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो 6 इसका एलसीएम आता है, तो 16 माइनस 12 पहली टर्म बन गई, माइनस द इसका भी एलसीएम 6 आता है और ये बनता है यस 2 माइनस 3। इन दोनों को अगर सॉल्व करें हम तो ये बनेगा ट्वाइस 16 माइनस 12 इज यस 4/6। ये था 2 माइनस 3 माइनस 1/6 और माइनस एक बार भी था, उसकी वजह से ये प्लस हो गया, प्लस 1/6 विच इज ट्वाइस इंटू 5/6 विच इज 10/6 विच इज 5/3। इससे आगे चलते हैं जी। इसको हमने क्या फाइंड करना है, आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यस मीन एंड वेरिएंस। आप इसका वेरिएंस फाइंड करते हैं हम। वेरिएंस फाइंड करने का तरीका क्या है, वेरिएंस के लिए हम एक काम करते हैं, अभी हम एक आपको इसका शॉर्टकट बताते हैं। वो क्या है, यह मैं जगह थोड़ी सेव करूं अपने लिए। वो है, एक तो यह है कि मैं यहां पे रखूं, पहला तरीका मेथड जो आपने पढ़ा है वो है x माइनस 5/3 मीन वैल्यू होल स्क्वायर इनटू f ऑफ x d ऑफ x। एक तरीका ये है, और इसमें क्या करना है हमने, ये क्या था x माइनस द मीन वैल्यू, तो वो निकालने का तरीका ये है, आप पहले ब्रैकेट खोल दें आप पूरा, x स्क्वायर माइनस ट्वाइस 2 5s are 10 by 3x plus 25/9 into f of x d of x। फिर आप इस पूरी इंटीग्रेशन को सॉल्व करें, f of x की वैल्यू नहीं डालें यहाँ पे, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो यू कैन डू दैट टर्म बाय टर्म, कोई इतना मुश्किल नहीं है। दूसरा तरीका है जो हमें एक और काम करने में हेल्प करेगा, वो ये है कि पहले हम फाइंड करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने के लिए एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने हमने 2 कॉमन आ जाएगा और x माइनस 1 से d ऑफ x, ये बनेगा ट्वाइस इंटीग्रल ऑफ x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर d ऑफ x, और फिर इंटीग्रेशन जब करेंगे तो बन जाएगा x4/4 माइनस एक्स क्यूब बाय 3, और लिमिट्स होंगे इसकी जो होती है x की 1 से 2 तक। जब आप लिमिट डालेंगे इसमें तो आंसर बनेगा आपका 17/6, और सिग्मा स्क्वायर इज डिफाइंड एज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। जब आप ये म्यू आपने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है विच इज 5/3, तो 25/9 यहाँ पे आ जाएगा और ये आ जाएगा 17/6, और आंसर आता है इस केस में 1/18। तो मैं आपसे जो आपकी एक प्रैक्टिस असाइनमेंट है वो ये है कि आप ये वाला भी कंप्लीट करेंगे एंड तक, और फिर देखेंगे आपका यही आंसर आता है 1/18 या नहीं आता।
सो बेसिकली ये एक थ्योरम है जो अभी हम प्रूव भी करेंगे। नेक्स्ट, let x be a random variable with probability distribution f of x, the variance of the random variable g of x. X be a random variable with probability f of x, the variance of the random variable g of x is given as, कि हम g of x माइनस मीन वैल्यू ऑफ g होल स्क्वायर करेंगे और फिर वही डेफिनेशन ऑफ वेरिएंस यूज करते हैं जहां पे यहाँ पे द रैंडम वेरिएबल माइनस द मीन, यहाँ पे रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन, तो फंक्शन माइनस द मीन ऑफ द फंक्शन होल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स करेंगे। फॉर डिस्क्रीट केस विल सम इट ओवर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। फॉर अ कॉन्टिन्यूस केस हम एग्जैक्टली वही काम करते हैं, जी ऑफ एक्स माइनस म्यू, दैट मीन्स मीन वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर, और इसकी एक्सपेक्टेशन निकालते हैं। और एक्सपेक्टेशन निकालने का मतलब क्या है कि इस पूरे फंक्शन को एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करके डेंसिटी फंक्शन से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एंड डी ऑफ एक्स। तो ये हो गया हमारा वेरिएंस ऑफ अ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो यहां पे कैलकुलेट द वेरिएंस, क्वेश्चन ये है कैलकुलेट द वेरिएंस ऑफ जी ऑफ एक्स विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स 2x plus 3 where x is a random variable with probability distribution। तो इस केस को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, मीन निकालना है। जब भी हम वेरिएंस चाहिए होती है हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, मीन। तो मीन निकालने का तरीका क्या है जी, वी वांट टू फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ g of x which is denoted as g of x equals, yes, 2x plus 3 summation over all values of x into f of x। और इसको करेंगे कैसे जी, x पे सम करना है तो मैं टर्म बाय टर्म लिखना शुरू कर देता हूँ। 2x plus 3, तो x 0 है जब, तो ये बनेगा 2 टाइम्स 0 0 प्लस 3, तो पहली टर्म आ गई 3 इंटू एफ ऑफ एक्स 1/4 प्लस सेकेंड टर्म आ गई 2 टाइम्स 1 इज 2 प्लस 3, यस 5 आ गया मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एक्स इज 1/8। नेक्स्ट अप 2x, 2 times 2 is 4 plus 3 7 into 1/2 plus 2 times 3 is 6 plus 3 9 into 1/8। जब आप इसको सॉल्व करते हैं कंप्लीटली तो आंसर जो मेरे पास आया था वो था 6 आता है। तो जब आपने 6 ये निकाल लिया, मीन वैल्यू निकाल ली, तो अब आपने निकालना क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस यस म्यू जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यू डाल देंगे, समेशन ओवर ऑल वैल्यूज, यस जी ऑफ एक्स क्या था 2x प्लस 3 माइनस 6, ये 6 था, म्यू मैंने वहां पे 6 डाल दिया, इनटू एफ ऑफ एक्स। तो ये बना जी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ये भी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, इट इज 2x माइनस 3 एफ ऑफ एक्स। अब आप इसके सारी टर्म्स लिख सकते हैं। इसमें हम एक चीज मिस कर रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर भी आ रहा था, यहाँ पे भी स्क्वायर आ रहा था, तो मैं इसको खोलूंगा, पहले स्क्वायर को खत्म करना है। तो इसका स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा 4x स्क्वायर, यस माइनस 2 2 ज़ा 4 टाइम्स 3, यस 12x और प्लस 9। ये स्क्वायर a माइनस बी के फॉर्मूले, a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से अगर इसे खोलें तो ये चीज बनती है, और फिर यहाँ पे हम डालेंगे f ऑफ x। अब यहाँ पे आप, अगर मैं एक दो टर्म्स लिख देता हूँ चलें आपके लिए, पहली टर्म लिखते हैं हम जीरो वाली, जब x रैंडम वेरिएबल क्या था 0 था, तो ये बनेगा हमारा
4 times 0 minus 12 times 0 plus 9 into f of x 1 by 4 प्लस नेक्स्ट टर्म लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू 1 और किस जगह डालेंगे x यहाँ पे भी 1 डालेंगे और यहाँ पे भी 1 डालेंगे, इधर भी 1 डालेंगे और इधर भी 1 डालेंगे। तो आप लिखवाएं मुझे 4 टाइम्स 1 का स्क्वायर 4 प्लस 12 टाइम्स माइनस 12 टाइम्स 1 12 ही बचता है प्लस 9 और इसकी पीडीएफ जो थी वो थी 1 बाय या डिस्ट्रीब्यूशन जो थी 1 बाय 8 थी। तो प्लस थर्ड टर्म फोर्थ टर्म एंड ऑल टर्म्स आप लिखेंगे और आंसर इसका आता है 4। सो ये पूरा आप डिटेल में करेंगे, सारे स्टेप्स आप फॉलो करेंगे एंड देन चेक इफ यू गेट द सेम आंसर 4 एल्स इसको रिपीट करें और गलती अपनी पकड़ने की कोशिश करें। चलेंगे, लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल विद डेंसिटी फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स x स्क्वायर बाय 3 एंड x की रेंज जो है वो -1 से 2 तक है। फाइंड द वेरिएंस ऑफ g ऑफ x, फाइंड द वेरिएंस ऑफ g ऑफ x। तो यहां पे हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले वी नीड टू फाइंड द मीन वैल्यू। टू फाइंड द वेरिएंस वी ऑलवेज नीड द मीन वैल्यू, क्योंकि वेरिएंस की डेफिनेशन फिर मैं दोबारा लिख देता हूं आपके लिए, वो थी माइनस म्यू ऑफ जी ऑफ एक्स की होल स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो इसका मतलब है हमें हमेशा वेरिएंस निकालने के लिए पहले यह चीज चाहिए होती है विच इज द मीन। तो मीन निकालने का तरीका क्या है कि मैं डायरेक्ट थोड़ा सा कर रहा हूं इस वक्त, वो है -1 से 2 तक हम इंटीग्रेट करेंगे किसको 4x प्लस 3 यानी कि g ऑफ x को मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी फंक्शन विच इज x स्क्वायर बाय 3, कि वो -1 से +1 तक x की वैल्यू, तो इसलिए मैं इंटीग्रेशन शॉर्ट कर ली एंड d ऑफ x एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू म्यू ऑफ g ऑफ x यानी कि एवरेज वैल्यू। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं फॉर दीज वैल्यूज द आंसर कम्स आउट टू बी यस 8। ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट जी, इस 8 को यूज कैसे करना है हमने यूज करना है इन द एक्सपेक्टेशन वैल्यूज ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस, कि g ऑफ x क्या है, मैं g ऑफ x पूरा लिख देता हूं 4x प्लस 3 माइनस म्यू माइनस 8 होल स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन निकालनी, और यह बनता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 4x माइनस 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू expected value of 16x square, 4 times 5 is 20, 20 times 2 is 40 minus 40x plus 25। ये कैसे किया, a minus b होल स्क्वायर फार्मूला से इसकी एक्सपेक्टेशन निकालनी है, और फिर हमने मल्टीप्लाई करना है इसको फंक्शन डेंसिटी फंक्शन से और इंटीग्रेट करना है ओवर द लिमिट्स। सो दिस होल थिंग इज इक्वल टू -1 से 2 तक इंटीग्रल ऑफ 16x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 25 इंटू x स्क्वायर बाय 3 d ऑफ x। तो फिर आप इसे टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट करेंगे। कैसे कि इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दें, x स्क्वायर बाय 3 को मल्टीप्लाई कर दें। चलें एक स्टेप और कर लेते हैं, इसका 1/3 मैं कॉमन ले लेता हूं क्योंकि वो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। -1 से 2 तक आप x स्क्वायर से सबसे मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट वन इज 16x4 हो जाएगा माइनस 40x क्यूब प्लस 25x स्क्वायर d ऑफ x। अब आप इसे टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट करें। जब x क्यूब रेज़ टू पावर 4 को करेंगे तो वो बन जाएगा x रेज़ टू पावर 5 बाय 5, फिर x क्यूब को करेंगे तो x रेज़ टू पावर 4 बाय 4 एंड x स्क्वायर करेंगे x क्यूब बाय 3, फिर लिमिट्स डालेंगे 2 और फिर लोअर लिमिट विच इज -1 और फिर होल को डिवाइड करेंगे 1/3 से एंड योर आंसर शुड बी 51/3।
योर आंसर शुड बी 51/3। ये हम कंप्लीट स्टेप्स कर रहे हैं इसमें। नेक्स्ट स्टेप, लेट x and y be random variables with joint probability distribution fxy, the covariance of x and y। अब यहाँ पे जो फंक्शन है, क्योंकि हम आज का लेक्चर अगर आप रिविजिट करें शुरू से, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि फंक्शन हमने शुरू किया g ऑफ x और हमने उसके मीन वैल्यू निकाली, फिर हमने उसी की वेरिएंस निकाली। यहाँ पे क्या है, फंक्शन क्या हो गया, अब हमारा फंक्शन बन गया x माइनस म्यू ऑफ x इंटू वाई माइनस म्यू ऑफ y। दिस इज अ फंक्शन x माइनस म्यू ऑफ x इंटू वाई माइनस म्यू ऑफ y इज अ फंक्शन ऑफ xy, और उसका हमने मीन वैल्यू निकालना है, एंड दिस इज कॉल्ड कोवेरिएंस। और हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम सिग्मा xy। क्योंकि अगर प्रीवियस केस देखें आप, तो वो था, मैं वेरिएंस की अगर बात करूं तो वेरिएंस वाज सिग्मा x स्क्वायर विच वाज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू ऑफ x होल स्क्वायर। और अगर उसको लिखा जाए मल्टीप्लिकेशन की स्क्वायर में ना लिखा जाए तो मल्टीप्लिकेशन में लिखा जाए तो बनता है x माइनस म्यू ऑफ x। तो ये एग्जैक्टली अगर इनकी दोनों के फॉर्म देखें तो यही फॉर्म बनती है। तो मगर यहाँ पे आप क्योंकि एक x पे है और दूसरा हमारे केस में y पे है, तो हम इसको लिख देते हैं सिग्मा xy और स्क्वायर भी नहीं डालते। इसका मतलब होता है कि जब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं और दोनों की मीन से डिफरेंस लेके हमने एक्सपेक्टेशन निकालनी है प्रोडक्ट की। तो ये क्या हुआ, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू ऑफ x इंटू वाई माइनस म्यू ऑफ y की प्रोडक्ट की एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू समेशन ओवर ऑल x ऑल y x माइनस म्यू ऑफ x y माइनस म्यू ऑफ y इंटू f ऑफ x y एंड जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। और इन द कॉन्टिन्यूस केस ये क्या बनेगा, x माइनस म्यू ऑफ x इंटू वाई माइनस म्यू ऑफ y इंटू एफ एक्स वाई dx dy इंटीग्रेशन इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, सिमिलरली फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये हो गया कोवेरिएंस। कोवेरिएंस है क्या, इसको अगर आप थोड़ा स्टडी करते हैं, द कोवेरिएंस बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल्स इज अ मेजर ऑफ द नेचर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द टू। क्या एसोसिएशन कि दोनों कैसे एसोसिएटेड हैं। The covariance between two random variables is a measure of the nature of the association between the two random variables। यानी कि आपस में ये कैसे डिपेंड करते हैं। If large values of x often result in large values of y, or small values of x result in small values of y, then positive यानी कि x minus mu x अगर पॉजिटिव है विल ऑफन रिजल्ट इन पॉजिटिव y माइनस म्यू y, एंड नेगेटिव x माइनस म्यू x विल ऑफन रिजल्ट इन नेगेटिव y माइनस म्यू y। thus the product x minus mu x and y minus mu y will tend to be positive। ये हमेशा फिर जवाब पॉजिटिव आएगा। अगर रिविजिट करें हम अपनी डेफिनेशन को पिछले पेज पे, तो क्या था कि समेशन थी x माइनस म्यू ऑफ x y माइनस म्यू ऑफ y। तो अगर x माइनस म्यू ऑफ x पॉजिटिव हो और उस वक्त y माइनस म्यू ऑफ y भी पॉजिटिव हो, तो ये प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि एफ एक्स वाई हमेशा पॉजिटिव होता है। ये आपको याद है कि हमेशा ग्रेटर देन 0 होता था। तो ये प्रोडक्ट पॉजिटिव रहेगी। और फिर अगर x माइनस म्यू x नेगेटिव हो और y माइनस म्यू y भी नेगेटिव हो, तो तब भी ये प्रोडक्ट दोनों नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव रहेगी। तो इसका मतलब है जब हम बोथ से पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करेंगे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड ऑल वैल्यूज ऑफ y, तो हमारा जो ये सिग्मा एक्स वाई है ये भी काफी लार्ज नंबर आएगा, बिकॉज हम क्या ऐड करें, बहुत से पॉजिटिव नंबर्स ऐड करें। तो ये उस केस में है जब x की और y की डिपेंडेंस जो है वो, यानी कि x बढ़ने से y भी बढ़ रहा हो, x डिक्रीज होने से y भी डिक्रीज हो रहा हो। तो उस केस में क्या कहते हैं ये कि इफ
values of x often result in large values of y or small values of x result in small values of y, then positive mu minus mu x will often result in positive mu minus mu y, and negative mu minus mu x will often result in negative y minus mu y. Thus x minus mu x and y minus mu y will tend to be positive. On the other hand, if large x value often result in small y, the product x minus mu x and y minus mu y will tend to be negative. So उस केस में क्या है कि वो नेगेटिव होगी और फिर हमारा सिग्मा एक्स वाई भी नेगेटिव आए. Thus the sign of the covariance indicates whether the, ये पढ़ें आप, thus the sign of the covariance indicates whether the relationship between two dependent random variables is positive or negative, कि वो दोनों पॉजिटिव हैं या रिलेशनशिप उनका डिपेंडेंट है, वेरिएबल इज पॉजिटिव और नेगेटिव. मैं इसको एक पिक्चर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं. लेट्स से मेरे पास दो एक्सिस हैं, यहाँ पे ये रैंडम वेरिएबल x है और ये रैंडम वेरिएबल y है, और x की किसी एक खास वैल्यू के लिए y की मेरे पास ये वैल्यू आती है. फिर x जब एक वैल्यू लेता है ये वाली तो y हमारा ये आता है. फिर x अगली वैल्यू लेता है तो हो सकता है y ये आ जाए. इसी तरह x कोई और वैल्यू ले, फिर नीचे जाते हैं x की मुख्तलिफ वैल्यूज़ के लिए y के मेरे पास मुख्तलिफ वैल्यूज़ आती हैं. अब क्या हो रहा है, यहाँ पे x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, यहाँ पे x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है. लेट्स से मैंने इन तमाम वैल्यू से मीन्स माइनस कर दिए हैं, म्यू x और म्यू y माइनस किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे ओरिजिन पे ये सेंटर्ड है. तो अब ये तमाम वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी. तो इस केस में अगर देखा जाए तो y की और x की डिपेंडेंस इस तरह से है. मगर ऑन द अदर हैंड अगर x की एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए y की नेगेटिव वैल्यू आती है और इस तरह से, तो x बढ़ने से y डिक्रीज हो रहा है. इस केस में x बढ़ने से y भी बढ़ रहा है. तो अब कोवेरियंस क्या आएगी, इस केस में नेगेटिव आ जाएगी, इस केस में पॉजिटिव और इस केस में नेगेटिव आ जाएगी. तो ये डेफिनेशन के साथ इस ग्राफ को देखें तो आपको बात समझ आ जाएगी कि thus the sign of the covariance indicates whether the relationship between two dependent random variables, यानी कि एक random variable दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, is positive और negative. Next, अगर x और y statistically independent हो, the covariance is 0 because sum of the values of x minus mu x and product y minus mu y will be positive and sum will be negative, resulting in the sum to be 0. इसको इस तरह सोचें कि अगर x y पे डिपेंड नहीं करता तो कभी x पॉजिटिव होगा तो y हो सकता है नेगेटिव हो उस जगह पे, x नेगेटिव हो तो y भी नेगेटिव आ जाए, x पॉजिटिव हो y भी पॉजिटिव आ जाए, तो कोई उनकी आपस में डिपेंडेंस ना हो एक दूसरे पे. तो उस केस में कभी x माइनस म्यू एक्स पॉजिटिव है तो y माइनस म्यू y नेगेटिव हो सकता है, कभी पॉजिटिव हो सकता है. तो कभी इन दोनों की जो प्रोडक्ट है, कभी इन दोनों का जवाब पॉजिटिव आएगा, कभी जवाब नेगेटिव आएगा. और जब हम बहुत सी टर्म्स को ऐड करेंगे तो वो पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स आपस में कैंसिल होती रहेंगी और हमारा जवाब या तो बहुत छोटा आएगा या फिर 0 आएगा. द कन्वर्स हाउएवर इज नॉट जनरली ट्रू, यानी कि अगर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट हम कह सकते हैं x एंड y आर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट, द कोवेरियंस इज 0, कि जब x और y स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट हो तब कोवेरियंस 0 होती है. मगर अगर दो वेरिएबल्स हैं उनकी कोवेरियंस आपने निकाली और वो 0 आ गई, ये हरगिज मतलब नहीं है कि अब वो फंक्शन दोनों इंडिपेंडेंट होंगे. इंडिपेंडेंट की अगर डेफिनेशन याद करें आप, वो हमने आपको बताई थी, क्या थी कि f ऑफ एक्स वाई जो है अगर बराबर हो जाए f ऑफ x इंटू g ऑफ x इंटू h ऑफ y के दोनों लादा लादा भी बराबर हैं, या f ऑफ x
इंटू एफ ऑफ वाई, ये दो, ये x का फंक्शन है और ये g ऑफ y, ये y का फंक्शन है। तो जॉइंट PDF थी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल PDFs। तो उस केस में हमने कहा था ये इंडिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर इंडिपेंडेंट होते हैं तो फिर कोवेरियंस जीरो होगी। मगर अगर किसी केस में कोवेरियंस जीरो हो जाए और आपने जो हमारा पुराने वाली डेफिनेशन थी इंडिपेंडेंस चेक करने की वो चेक नहीं की, तो आप हरगिज ये नहीं कह सकते कि ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो नॉन लीनियर हो। नोट that the covariance only describes the linear relationship between two random variables. Therefore, if a covariance between x and y is zero, x and y may have a non-linear relationship, which means that they are not necessarily independent. कि वो non-linear भी हो सकते हैं, उनका डिपेंडेंस एक दूसरे पे non-linear हो सकती है। उस केस में डिपेंडेंस तो है और कोवेरियंस जीरो हो जाएगी। सो क्या हुआ? अगर इंडिपेंडेंट है, क्या फर्स्ट कंडीशन क्या? अगर इंडिपेंडेंट है तो कोवेरियंस जीरो होगी। अगर कोवेरियंस जीरो है तो लाजमी नहीं है वो इंडिपेंडेंट हो, वो नॉन लीनियर भी हो सकते हैं, उनके डिपेंडेंस एक दूसरे पे नॉन लीनियर भी हो सकती है। नेक्स्ट देखेंगे एक थ्योरम है, द कोवेरियंस ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स x एंड y with mean mu x and mu y respectively is given as sigma xy is equal to expected value of xy minus mu of x mu of y। तो इसको हम प्रूव करते हैं, बड़ा सिंपल है। डेफिनेशंस देखते हैं हम। सिग्मा एक्स वाई की डेफिनेशन क्या थी? अगर हम डिस्क्रीट केस में देखें तो सम ओवर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स सम ओवर ऑल वैल्यूज ऑफ वाई एक्स माइनस म्यू ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस म्यू ऑफ वाई इंटू एफ ऑफ एक्स वाई। हम इस डेफिनेशन से चलते हैं जी। तो पहले हम ये ब्रैकेट्स खोल देते हैं दोनों, यानी कि इनकी प्रोडक्ट ले लेते हैं। एक्स इंटू वाई आ जाएगा मेरे पास एक, नेक्स्ट एक्स इंटू म्यू वाई माइनस म्यू एक्स इंटू वाई माइनस म्यू एक्स इंटू वाई, देन माइनस माइनस प्लस म्यू एक्स म्यू वाई इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, समेशन होगी। अब समेशन भी लीनियर ऑपरेटर होता है तो हम बारी बारी लिख लेते हैं इन सब पे। तो एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स एंड वाई पे समेशन म्यू ऑफ वाई इंटू एक्स। ये मैंने ये वाली टर्म लिखी है, सिर्फ मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया। म्यू वाई एक्स एफ ऑफ एक्स वाई, देन माइनस एक्स वाई म्यू एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई, and the last one is plus mu x mu y summation over x summation over y into f x y। अब टर्म बाय टर्म देखते हैं। अगर पहले को देखा जाए तो ये क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x y, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x एंड y है। तो ये तो डेफिनेशन बन गई। अगर इसको आप g ऑफ x कंसिडर करें तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ g ऑफ x है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ फर्स्ट टर्म को, इट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल x इंटू रैंडम वेरिएबल y। नेक्स्ट आप जी ये देखें, ये जो है म्यू ऑफ y इज अ कांस्टेंट, तो ये तो बाहर आ जाएगा। x चेंज होने से या y चेंज होने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बचता है x इंटू एफ एक्स वाई। सिर्फ एक टर्म देख लेते हैं हम, ये वाली, फिर बाकी हम उसी तरह लिख लेंगे। इस टर्म को जरा एनालाइज करते हैं हम कि समेशन x summation y mu of y x f of x y। अगर mu of y में बाहर ले जाऊं, यस, बिकॉज ये समेशन पे डिपेंड नहीं करता। x y, ये x बचता है और f x y। जब मैं y पे समेशन करता हूं तो ये x जो है कांस्टेंट हो जाता है क्योंकि y पे डिपेंडेंट नहीं है, x बाहर आ जाएगा।
तो हमारी समेशन क्या बनेगी, समेशन ओवर एफ एक्स वाई। जब समेशन ओवर ऑल वैल्यूज ऑफ वाई कर दूं तो क्या बचता है, रिमेंबर दैट, यस यू आर राइट, वो बचता है मार्जिनल डेंसिटी ऑफ एक्स। तो फर्स्ट समेशन हमें क्या देगी, म्यू ऑफ वाई वैसे ही रहेगा, एक्स वहीं पे रहेगा, ये समेशन और ये एफ ऑफ एक्स वाई मुझे दे देगा जी ऑफ एक्स। और जब हम ये समेशन करेंगे तो ये बाय डेफिनेशन क्या बन जाएगा, म्यू ऑफ एक्स। तो बना म्यू ऑफ वाई इंटू म्यू ऑफ एक्स, ये तो ये प्रोडक्ट बन गई। तो इफ यू लुक बैक क्या था कि म्यू ऑफ वाई वाज अ कांस्टेंट बाय ले गए, जब हमने एफ एक्स वाई को समेशन किया ओवर ऑल वैल्यूज ऑफ वाई तो क्या बन गया, मार्जिनल पीरियड, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, और x इंटू मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जी ऑफ एक्स किया तो वो म्यू ऑफ एक्स बन गया। तो यहाँ पे हम डालेंगे माइनस म्यू ऑफ वाई म्यू ऑफ एक्स। सिमिलरली थर्ड टर्म, यस यू आर वेरी राइट कि म्यू ऑफ एक्स ऑलरेडी गिवन था, y था, एफ एक्स वाई था, जब एफ एक्स वाई को x पे सम करेंगे तो वो मार्जिनल डेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y बनेगी, और जब y पे करेंगे तो वो मीन ऑफ y आ जाएगा। तो ये भी जवाब इसका म्यू ऑफ एक्स म्यू ऑफ वाई बनेगा, प्लस यहाँ पे म्यू एक्स और म्यू वाई दोनों कांस्टेंट्स हैं, ये समेशन से बाहर आ जाएंगे, और जब हम एफ एक्स वाई को सम करते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड ऑल वैल्यूज ऑफ वाई तो वो क्या था, नॉर्मलाइजेशन। क्या, यस यू आर राइट, नॉर्मलाइजेशन के तमाम प्रोबेबिलिटीज ऐड अप टू 1। तो ये लास्ट टर्म जो बची मेरे पास वो बची म्यू ऑफ एक्स म्यू ऑफ वाई। अब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इन दोनों को मैं कैंसिल कर लेता हूँ, एंड आई एम लेफ्ट विद एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस म्यू वाई म्यू ऑफ एक्स। Hence, we have proved the theorem. So, in this case, we have proved the theorem. Today, we have studied the variance of distribution and we have studied the covariance. We have also proved one of the theorems and we have done some problems. आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये जो थ्योरी है इसकी बुक में वो पहले पढ़िएगा, फिर एग्जाम्पल्स अटेम्प्ट कीजिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर आप वो प्रॉब्लम्स भी खुद भी अटेम्प्ट कीजिएगा, और जो जिस तरह से मैं उन्हें सॉल्व कर रहा हूँ उसको भी देखिएगा। एंड रेफरेंस इज द सेम, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट बाय वॉलपोल, एंड इट इज बाय श्याम, आउटलाइन सीरीज इन प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।